गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हर्डमानिया है उसकी जो सामान्य शारीरिकी है या उसकी जो कार्य की है वो क्रिया पढ़ी। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, जो हर्डमानिया है उसके जनन तंत्र के बारे में पढ़ा कि हर्डमानिया कैसा होता है। हर्डमानिया एक उभयलिंगी जीव है। साथ ही साथ हर्डमानिया उभयलिंगी होने के साथ साथ कैसा है, ये जायांग पूर्वी जीव होता है। उभयलिंगी यानी कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव में मिलते हैं, तथा जायांग पूर्वी से मतलब कि इसमें जो मादा जनन अंग है वो पहले परिपक्व होते हैं तथा जो नर जनन अंग है वो बाद में परिपक्व होते हैं। तो यहाँ तक की बात हम हमारी पुरानी वीडियो में कर चुके थे। अब ये जो दोनों जनन अंग हैं, इन जनन अंगों के द्वारा क्या होता है कि जनन क्रिया के लिए युग्मक का निर्माण किया जाता है। तो नर जनन अंग वृषण से जो युग्मक बनता है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, और मादा जनन अंग अंडाशय से जो युग्मक बनता है उसे हम कहते हैं अंडाणु। नर जनन अंग से बना युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। जो शुक्राणु होता है ये 3 क्षेत्रों में विभक्त होता है। कैसा होता है, लंबा बेलनाकार होता है शुक्राणु तथा 3 क्षेत्रों में विभक्त होता है। तो हर्डमानिया के शुक्राणु की यदि हम बात करते हैं तो हर्डमानिया का शुक्राणु 4 माइक्रोन लंबा होता है। कितना लंबा है ये, 4 माइक्रोन जितना लंबा होता है। और इसके 3 क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ये सिर, ग्रीवा व पूंछ 3 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग क्या कहलाता है, सिर होता है, फिर ग्रीवा या मध्य भाग होगा, और लास्ट में क्या होता है, जो इसको गतिशीलता प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। इसके अलावा सिर में जो सिर क्षेत्र होता है उस पर एक टोपी नुमा आकृति पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये किसकी बात हुई, ये हर्डमानिया के शुक्राणु की बात हुई। अब दूसरी यदि हम संरचना देखें, यानी कि मादा जनन अंग से जो युग्मक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अंड या अंडाणु कहते हैं। तो हर्डमानिया में क्या बनता है, अंडाणु वो कितना 0.3 mm व्यास का होता है। जैसे शुक्राणु कैसा है, लंबा है, और जबकि अंडाणु कैसा होता है, गोल संरचना होती है। तो वो कितना है, 0.3 mm व्यास का होता है। अब यदि हम अंडाणु की संरचना की बात करें तो अंडाणु जो होता है उसमें जो होता है केंद्रक मध्य में ना होकर थोड़ा मध्य से अंदर की ओर पाया जाता है। एक तरीके से अंतः केंद्रिक प्रकार का केंद्रक इनमें मिलता है। इसेंट्रिक या अंतः केंद्रीय केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक है, अब हम इस डायग्राम को देखें तो ये किसको निरूपित करता है, ये है इसका केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर क्या भरा होता है, इस केंद्रक के चारों ओर पीतक भरा हुआ होता है। क्या भरा है केंद्रक के चारों ओर, पीतक भरा होता है। तो ये क्या कहलाता है, पीतक युक्त क्षेत्र होता है। इस पीतक युक्त क्षेत्र को कवर करने वाली या निरूपित करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन या पीतक झिल्ली कहलाती है। क्या कहते हैं हम इसको, पीतक झिल्ली कहते हैं। जो पीतक को घेरे हुए रहती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं,
पीतक झिल्ली कहते हैं, पीतक झिल्ली या विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब इस पीतक झिल्ली के चारों ओर यानी कि बाहर की ओर किसका, कोरोनिक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। क्या क्या बात करी हमने कि जो हडमानिया है उसका मादा जननांग से निर्मित युग्म क्या कहलाता है, अंड या अंडाणु कहलाता है। जो अंडाणु है उसका केंद्रक कैसा है, अंतः केंद्रिक है, यानी कि वो एक तरफ स्थापित होता है। तो सबसे साइड में या हम कहें क्या मिलता है, केंद्रक मिलेगा। केंद्रक के चारों ओर भरा हुआ जो द्रव होता है वो क्या होता है, पीतक पाया जाता है। तो इस पीतक को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, पीतक झिल्ली कहलाती है। इस पीतक झिल्ली के बाहर की ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, कोरियन झिल्ली पाई जाती है। तो इस कोरियन झिल्ली की दो परतें होती हैं या दो झिल्लियां होंगी एक तरीके से। एक होती है अंतः झिल्ली जो कि पीतक झिल्ली के चारों ओर पाई जाती है, और अंतः झिल्ली के बाहर पाई जाती है उसको हम कहते हैं बाह्य कोरियन झिल्ली। ठीक है, पहली झिल्ली कौन सी है, पीतक झिल्ली है। उसके बाहर जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है अंतः कोरियन झिल्ली। तो पीतक झिल्ली के ऊपर कुछ कोशिकाएं या हम कह सकते हैं कुछ पुटक कोशिकाएं लगी रहती हैं तथा ये अंदर की ओर होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अंतः पुटक कोशिकाएं। कहाँ लगी है ये पीतक झिल्ली के ऊपर लगी होती है। कि क्या बोलते हैं इनको, हम इनको कहते हैं अंतः पुटक कोशिका। तथा इस पीतक झिल्ली और अंतः कोरियन जो झिल्ली है इन दोनों के मध्य द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पीतक द्रव, या हम कह सकते हैं पीतकीय अंतः पीतक द्रव। दोनों के मध्य क्या मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतः पीतकीय या परिपीतक द्रव कहते हैं। कहाँ कहाँ मिल रहा है ये पाया जाता है अंतः कोरियन झिल्ली और पीतक झिल्ली के मध्य। ठीक है, अब इसके बाहर, अब इसको एक तरीके से क्या होते हैं, हम इसको दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं परिपीतकीय अवकाश। तो उस परिपीतकीय अवकाश में ही क्या पाया जाता है, परिपीतक द्रव पाया जाता है। अब उसके बाहर जो झिल्ली मिलती है उसको हम कहते हैं बाह्य कोरियन झिल्ली। तो यहाँ पर भी अंतः कोरियन झिल्ली और बाह्य कोरियन झिल्ली इन दोनों के मध्य भी अवकाश या हम कह सकते हैं रिक्त स्थान पाया जाता है, और उस रिक्त स्थान में भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतः कोरोनिक द्रव। साथ के साथ अब इस बाह्य कोरियन झिल्ली पर रिक्तिका युक्त कैसी होती है, बड़ी रिक्तिका युक्त पुटक कोशिकाएं लगी होती हैं। ये बाहर जो लगी हुई हैं ये क्या है, पुटक कोशिकाएं जो कि रिक्तिका युक्त होती हैं। इन रिक्तिका युक्त कोशिकाओं के कारण ही जो अंडाणु है वो जल में आसानी से तैर सकता है, यानी कि फ्लोटिंग कंडीशंस में रहता है। तो ये किसकी संरचना है, ये संरचना है किसकी, हडमानिया के अंडाणु की। हम एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है इसमें कि हडमानिया के अंडाणु में केंद्र सेंटर में ना होकर थोड़ा साइड में होता है, अंतः केंद्रिक होता है। केंद्रक के चारों ओर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है पीतक द्रव। ठीक है, पीतक भरा होता है इसमें। अब इस पीतक को घेरने वाली जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं पीतक झिल्ली। इस पीतक झिल्ली पर
कुछ कोशिकाएं लगी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतःपुटक कोशिकाएं। पुटक कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंतःपुटक कोशिका कहते हैं। अब इस पीतक झिल्ली के बाहर भी और एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अंतःकोरियन झिल्ली। तो इस तरीके से पीतक झिल्ली और अंतःकोरियन झिल्ली के मध्य क्या होता है? अवकाश होता है, या हम कह सकते हैं रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान में भी द्रव भरा होता है, तो उस रिक्त स्थान के द्रव को हम कहते हैं परिपीतक द्रव। अब अंतःकोरियन झिल्ली के बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बाह्य कोरियन झिल्ली। तो फिर से यहाँ अंतःकोरियन झिल्ली और बाह्य कोरियन झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है? अवकाश पाया जाता है, यानी कि रिक्त स्थान पाया जाता है। उस रिक्त स्थान में भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतःकोरोनिक द्रव। इसके पश्चात जो बाह्य कोरियन झिल्ली है उसके चारों ओर पुटक कोशिकाएं लगी होती हैं जो कि बड़ी रिक्तिका युक्त होती हैं। इन रिक्तिका युक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? बाह्य पुटक कोशिका कहते हैं। और इन बाह्य पुटक कोशिकाओं की वजह से जो अंडाणु है वो जल में आसानी से तैर लेता है। तो अब क्या हुआ कि हर्डमानिया में जनन अंग से नर और मादा युग्मक बनते हैं। ये नर और मादा युग्मक अपनी अपनी जनन वाहिनियों के द्वारा कहाँ? हर्डमानिया की एट्रियल गुहा में आ जाते हैं। अब एट्रियल गुहा में जल भरा होता है, तो जल के द्वारा ये जो युग्मक हैं वो एट्रियल साइफन से बाहर जल में निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो यदि अब हम क्या कहें कि इन दोनों युग्मकों के, ये जो दोनों युग्मक बने हैं, इन दोनों युग्मकों के बाहर जल में क्या होगा? जो युग्मक बनने के बाद क्रिया क्या होती है? दोनों युग्मकों के बनने पर क्या होगा? निषेचन। तो हर्डमानिया में निषेचन कहाँ होता है? बाह्य जल में। कैसे होता है? बाह्य रूप से होगा, साथ के साथ कहाँ होता है? जल में होता है। अब जैसे ही शुक्राणु, ये अगर हम बात करें ये क्या है? अंडाणु है और ये भी जल में है। जैसे ही कोई शुक्राणु इस पर क्या करता है? इसके साथ निषेचित होता है। ठीक है, जैसे ही शुक्राणु इसके साथ क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है, तो अंडाणु में परिवर्तन होता है। यानी कि निषेचन हुआ, कहाँ हुआ? बाह्य जल में होता है। तो उसके साथ ही जो अंडाणु है, निषेचन के पश्चात क्या बनता है? युग्मनज। तो ये अंडाणु क्या हुआ? एक तरीके से युग्मनज हुआ। तो उसमें साथ के साथ क्या होता है? अंडाणु का जो जीव द्रव्य है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में बट जाता है। उसके 3 अलग अलग क्षेत्र निर्धारित हो जाते हैं। कैसे होंगे? 3 अलग अलग क्षेत्र। ये क्या होता है कि शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के संपर्क में आता है अपना केंद्रक स्थानांतरित करेगा, यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। तो जो अंडाणु है उसमें क्या होते हैं? उसका जीव द्रव्य 3 क्षेत्रों में बट जाता है। अब कौन कौन से 3 क्षेत्र बनते हैं? एक भाग तो कैसा हो जाता है? साफ जीव द्रव्य युक्त भाग होता है। अंडाणु का एक भाग तो कैसा होगा? अब ये युग्मनज हो चुका है,
तो एक भाग तो कैसा होता है, साफ जीव द्रव्य युक्त होता है। जो दूसरा भाग होता है वो धूसर रंग का, यानी कि हल्के धूसर रंग का पीतक युक्त भाग होता है। साथ ही साथ एक भाग कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है और पीला कणिकामय भाग होता है। जब युग्मनज में या हम कहें अंडाणु में इस तरीके से पहले से ही क्या हो, जो रंग परिवर्तन हो जाता है या कुछ क्षेत्र विशेष का विभेदन हो जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं निर्धारी विदलन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो कि जो भ्रूण बनता है उसमें जब नर और मादा युग्मक का संगम होता है तो उसके पश्चात जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन पे संरचना क्या बनती है, युग्मनज बनती है। और इस युग्मनज में जो नेक्स्ट क्रिया प्रारंभ होती है उसको हम क्या कहते हैं, विदलन। और विदलन की क्रिया को हमने फर्स्ट ईयर में देखा था, दो भागों में बांटते हैं कोशिकाओं के भविष्य के आधार पर, कि कोशिकाओं का भविष्य यदि पहले से ही निर्धारित है तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्धारी विदलन कहते हैं। और यदि कोशिकाओं का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिर्धारी विदलन कहते हैं। तो हर्डमानिया का जो युग्मनज होता है उसमें कैसा पाया जाता है, निर्धारी विदलन पाया जाता है, कि जैसे ही उसमें निषेचन की क्रिया होती है उसके अंडे में जो जीव द्रव्य है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जो स्वच्छ जीव द्रव्य युक्त भाग होता है ये क्या करता है, ये बनाता है एक्टोडर्म। पहले से ही निर्धारित हो गया कि इस क्षेत्र से क्या बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा। जो दूसर पीतर युक्त भाग होता है ये बनाता है एंडोडर्म। तथा जो अर्धचंद्राकार पीला कणिका में भाग होता है ये क्या बनाता है, ये बनाएगा लार्वा की पूंछ। तो पहले से ही निर्धारित हो गया ये क्षेत्र एक्टोडर्म बनाएगा, यानी कि एक्टोडर्म क्या बनाता है, आहार नाल का बाहरी भाग, तंत्रिका तंत्र। ये भाग क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। यहाँ से क्या बनेगी, पूंछ बनेगी। अब यदि किसी भी क्षेत्र की यदि कोशिका हटा दी जाए, निर्धारी विदलन का मतलब क्या होता है, पहले से ही डिसाइड हो गया कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से इन संरचनाओं का निर्माण होगा। अगर हम इन तीनों में से किसी भी क्षेत्र की यदि कोई भी कोशिका हटा देते हैं तो भ्रूण जो बनता है वो कैसा होगा, वो अर्ध विकसित प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्धारी विदलन कहते हैं। तो हर्डमानिया के भ्रूण में किस प्रकार का निर्धारी विदलन पाया जाता है। अब इसके साथ ही जब विदलन होता है तो विदलन की क्रिया, यहाँ अगर हम फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें अगर हमने पढ़ी हों तो वो हम रिवाइज करते हैं एक तरीके से भ्रूणीय परिवर्धन में, कि सबसे पहले की क्रिया कौन सी होती है, निषेचन। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, दोनों में मिलने के पश्चात क्या होता है, विदलन होता है। तो विदलन में क्या होता है, जो युग्मनज है पहले 2 कोशिका में 2 से 4 कोशिका में तथा 4 से
8 कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित होता है। विदलन की क्रिया में क्या होता है कि विदलन को हम एक तरीके से कोशिका विभाजन कहते हैं, जिसमें जो भ्रूण है, युग्मनज जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय अवस्था है, तो उसमें पहले विभाजन से क्या बनता है, 2 कोशिकीय अवस्था, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकीय अवस्था बनती है। तो यहाँ तक का जो विदलन होता है वो कैसा होता है, तुल्यकालिक, यानी कि 2 से 4 ही बनेगी, 4 से 8 बनेगी। अब इसके पश्चात जो विदलन होता है वो कैसा हो जाता है, अतुल्यकालिक हो जाता है, यानी कि 8 से 16 कोशिका बननी चाहिए, पर ज़रूरी नहीं 16 बने, 20 बनती हैं, कभी 22 बनती हैं। तो आगे जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन तुल्यकालिक रूप में नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आगे क्या बनता है, नई संरचना बनती है। तो यहाँ अगर हम देखें कि निषेचन के बाद यानी कि क्रिया कैसी कैसी होती है भ्रूणीय परिवर्धन की, तो पहले क्या होता है, निषेचन, निषेचन के पश्चात विदलन, विदलन के पश्चात क्या बनता है, कोरक, कोरक के बाद क्या बनता है, गैस्टुला या कंदुक, और इसके पश्चात यानी कि गैस्टुला के पश्चात भ्रूण में क्या होता है, न्यूरुला बनता है, यानी कि एक तरीके से हम कहें सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का निर्माण प्रारंभ होता है। तो यदि हम हर्डमानिया की भ्रूणीय प्रवस्था प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मनज में विभाजन यानी कि विदलन की क्रिया होगी। विदलन में भ्रूण एक कोशिकीय अवस्था से 2 कोशिकीय अवस्था में बदलता है, 2 से 4 कोशिकीय अवस्था, 1 2 3 4 4 कोशिकीय अवस्था, 4 से क्या बनती है, 8 कोशिकीय अवस्था बनती है। अब 8 कोशिकीय अवस्था के पश्चात जो विभाजन है वो कैसा हो जाता है, अतुल्यकालिक, और नेक्स्ट जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। यहाँ भ्रूण की अवस्था क्या कहला रही है, कोरक कहलाती है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं कोरक खंड, यानी कि इस अवस्था में हर कोशिका क्या कहलाती है, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहलाती है। यहाँ इनके मध्य में खाली जो स्थान होता है इसको हम कहते हैं कोरक गुहा या ब्लास्टोसील, कि यहाँ पर जब कोरक भवन की क्रिया होती है, विदलन से कोरक बनने की क्रिया क्या कहलाती है, कोरक भवन। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं परिधि की और व्यवस्थित हो जाती हैं। भ्रूण के आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल क्या होता है, कोशिका अंदर ही अंदर विभाजित होकर एक तरफ व्यवस्थित हो जाती है। तो इन एक तरफ व्यवस्थित होने पर जब सारी कोशिकाएं कहाँ आ जाती है, बाहर परिधि पर आ जाती है, तो बीच का स्थान कैसा हो जाता है, खाली। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरक गुहा कहते हैं। जो रिक्त स्थान है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं यहाँ क्या कहलाती हैं, कोरक खंड कहलाते हैं। तथा जब कोशिकाएं परिधि पर व्यवस्थित होती हैं तो उस अवस्था का भ्रूण
कोरक कहलाता है। अब कोरक के पश्चात क्या होता है कि धीरे धीरे जो एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं, ये सारी की सारी कौन सी हैं? सभी कोशिकाएं इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं। तो इसके पश्चात जो एक्टोडर्म के क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जब आगे विभाजन होगा तो कुछ कोशिकाएं तो बड़े आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं। बड़े आकार की कोशिकाएं एंडोडर्म भाग को निरूपित करती हैं तथा छोटे आकार की कोशिकाएं एक्टोडर्म क्षेत्र को निरूपित करती हैं। तो ये एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं धीरे धीरे यानी कि क्या करती हैं? विभाजित होती हैं और विभाजित होकर ये कोशिकाएं क्या करती हैं? एंडोडर्म क्षेत्र की कोशिकाओं को घेरने का कार्य करती हैं। क्या हो रहा है कि जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका विभेदन हो रहा है। यहाँ सारी कोशिकाएं हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की। यहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर यानी कि कोशिकाओं में विभेदन होगा। एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं छोटी हैं, एंडोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं बड़ी हैं और दोनों के मध्य क्या मिल रही है? कोरक गुहा। तो एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करती हैं? इनको एंडोडर्म क्षेत्र की कोशिकाओं को घेरने का कार्य करती है। अब जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये क्या कर रही है? पहले यहाँ से घेरना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे और घेरती हैं। तो घेर के क्या होता है? एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं एंडोडर्म क्षेत्र की कोशिकाओं को पूर्णतः घेर लेती है, जिससे दोनों का जो खाली स्थान होता है यानी कि कोरक गुहा वो समाप्त हो जाती है। क्या हो रहा है कि एक्टोडर्म क्षेत्र की कोशिकाएं एंडोडर्म क्षेत्र की कोशिकाओं को धीरे धीरे घेर लेती हैं और घेर कर दोनों का जो खाली स्थान होता है वो खत्म हो जाता है और क्या होता है? एक नई गुहा बन जाती है। भ्रूण आगे या हम कह सकते हैं अग्र पश्च दिशा में लंबा होने लग जाता है, जिससे दोनों के मध्य गुहा ना रहकर कहाँ जाती है? बीच स्थान में गुहा आ जाती है। ये गुहा क्या कहलाती है? आद्यांत्र कहलाती है तथा इस अवस्था का भ्रूण क्या कहलाता है? गैस्ट्रुला कहलाता है। क्या कहलाएगा इस अवस्था का भ्रूण? गैस्ट्रुला कहलाता है। इस गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुला भवन या हम कह सकते हैं कंदुक भवन कहलाती है। अब इसके पश्चात यानी कि गैस्ट्रुला बनने के पश्चात इसमें किसका विकास होता है? तंत्रिका तंत्र बनने लगता है, यानी कि गैस्ट्रुला अवस्था या कंदुक अवस्था किसमें बदलती है? न्यूरुला अवस्था में बदलती है। तो गैस्ट्रुला अवस्था के न्यूरुला अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? न्यूरुलेशन कहलाती है। तो भ्रूण में सबसे पहले जिस अंग या संरचना का निर्माण होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, और उस तंत्रिका तंत्र के निर्माण की क्रिया ही प्रारंभ में क्या कहलाती है? न्यूरोलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।